जेफरी एप्स्टीन, ये नाम एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह है हाल ही में जारी हुए कुछ अदालती दस्तावेज। ये कहानी बहुत ही उलझी हुई और परेशान करने वाली है, और आज हम इन्हीं फाइलों की रोशनी में इसे परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल यही उठता है कि अपनी मौत के इतने साल बाद भी एप्स्टीन का जिक्र क्यों हो रहा है। इसका जवाब हाल में हुई कुछ घटनाओं में छिपा है, जिसने इस पूरे स्कैंडल की आग को फिर से हवा दे दी है। तो हुआ यह है कि 150 से ज्यादा लोगों के नाम पब्लिक किए गए हैं। अब ये नाम आए कहां से? ये नाम एक बहुत पुराने केस से निकले हैं। एक मानहानि का मुकदमा जो 2015 में एक पीड़ित वर्जीनिया गिफरे ने घिलेन मैक्सवेल के खिलाफ दायर किया था। आज के इस विश्लेषण में हम इन कुछ खास हिस्सों पर गौर करेंगे। आखिर इन फाइलों में क्या है? एप्स्टीन असल में था कौन? पीड़ितों ने क्या क्या सहा? ये सब इतने लंबे समय तक कैसे चलता रहा? न्याय मिला या नहीं? और अब भी कौन से सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस ताज़ा घटना की जिसने सबको चौंका दिया है। हजारों पन्नों के अदालती दस्तावेजों को अब पब्लिक कर दिया गया है, और इसी वजह से ये मामला फिर से सबकी जुबान पर है। अच्छा, ये फाइलें हैं क्या? देखिए, ये 2015 के एक मानहानि के मुकदमे से जुड़े दस्तावेज हैं, जैसे शपथ पत्र और बयान। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि इन फाइलों में जिन लोगों के नाम हैं वो या तो गवाह हो सकते हैं या फिर किसी तरह से एप्स्टीन से जुड़े हो सकते हैं। सिर्फ नाम आने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उन पर किसी अपराध का इल्जाम है। चलिए अब कहानी के दो सबसे अहम किरदारों पर आते हैं, जेफरी एप्स्टीन और गिलेन मैक्सवेल, जो इस पूरे सेक्स ट्रैफिकिंग ऑपरेशन की धुरी थे। दुनिया के सामने एप्स्टीन की छवि एक बेहद अमीर, दान पुण्य करने वाले और बहुत पावरफुल लोगों के दोस्त की थी। लेकिन पर्दे के पीछे की हकीकत बिल्कुल अलग थी। असल में वो एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट चला रहा था, और अपने इन अपराधों को अंजाम देने के लिए उसने अपनी दौलत का पूरा इस्तेमाल किया। उसका एक प्राइवेट जेट था जिसे लोलिता एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था। न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में आलीशान घर थे, और तो और एक पूरा का पूरा प्राइवेट आइलैंड भी था। मतलब ये एक ग्लोबल ऑपरेशन था। और इस सब में उसकी सबसे बड़ी साथी थी गिलेन मैक्सवेल। वो सिर्फ मदद नहीं कर रही थी, बल्कि खुद भी एक शोषक थी। अभियोजकों का तो यहां तक कहना है कि मैक्सवेल के बिना एप्स्टीन का ये नेटवर्क खड़ा ही नहीं हो सकता था। अब बात करते हैं कहानी के उस पहलू की जो सबसे ज्यादा दर्दनाक है, उन युवा महिलाओं और लड़कियों के अनुभवों की जिनका बेरहमी से शोषण किया गया। पीड़ितों में से एक कर्टनी वाइल्ड का ये बयान बताता है कि एप्स्टीन का तरीका क्या था। वो जानबूझकर गरीब और कमजोर बैकग्राउंड की टीनेज लड़कियों को निशाना बनाता था, उन्हें मदद और एक अच्छी जिंदगी का सपना दिखाकर अपने जाल में फंसाता था। और उसका तरीका बहुत ही घिनौना था, जिसे एक तरह की पिरामिड स्कीम कह सकते हैं। मतलब वो पहले से शोषित लड़कियों को ही पैसे का लालच देकर उनसे और छोटी और नई लड़कियों को फंसाने के लिए कहता था। इसी तरह शोषण का ये चक्र चलता रहता था। तो एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये सब दशकों तक चलता कैसे रहा। कहानी का यह हिस्सा बताता है कि कैसे सिस्टम की नाकामियों ने एप्स्टीन को इतने सालों तक बचाए रखा। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1996 में सबसे पहली शिकायत हुई, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। 2002 में एक बहुत बड़ी मैगजीन ने दबाव में आकर पीड़ितों के आरोप अपनी स्टोरी से हटा दिए, और 2008 में तो उसे एक ऐसी सीक्रेट डील मिल गई जिसने उसे लगभग हर सजा से बचा लिया। पत्रकार विक्की वार्ड, जिनकी रिपोर्टिंग को उस वक्त सेंसर किया गया था, इसे ताकत का खुला दुरुपयोग बताती हैं। ये दिखाता है कि एप्स्टीन ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके कैसे बार बार सच को दबाया, पर आखिरकार कानून का शिकंजा कसा। चलिए देखते हैं कि एप्स्टीन और मैक्सवेल का साम्राज्य ढहा कैसे। 2019 में एप्स्टीन की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन एक महीने बाद ही उसकी मौत हो गई, जिससे कई राज उसी के साथ दफन हो गए। फिर 1 साल की फरारी के बाद मैक्सवेल पकड़ी गई, और आखिरकार 2022 में उसे सजा सुनाई गई, जो पीड़ितों के लिए न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम था। गिलेन मैक्सवेल को सेक्स ट्रैफिकिंग में उसकी भूमिका के लिए 20 साल की जेल हुई। हालांकि वो आज भी खुद को बेकसूर ही मानती है। चलिए अब वापस इन नई फाइलों पर लौटते हैं और देखते हैं कि ये कौन से बड़े सवाल खड़े कर रही हैं जिनके जवाब मिलना अभी भी बाकी हैं। हमेशा से एक शक रहा है कि एप्स्टीन अपने पावरफुल दोस्तों पर कोई आपत्तिजनक सामग्री इकट्ठा कर रहा था। अब इन फाइलों में कुछ बयानों से इस थियोरी को और भी ज्यादा बल मिला है कि शायद ये सब कुछ ब्लैकमेलिंग का एक बड़ा खेल था। इन दस्तावेजों में कई बड़े और नामी लोगों के नाम गवाह के तौर पर आए,
लेकिन उनकी तरफ से एक अजीब सी खामोशी है। सवाल ये है कि जिन लोगों को गवाह के तौर पर लिस्ट किया गया है, वो चुप क्यों हैं? और आखिरी में सबसे बड़ा सवाल, क्या इस नई जानकारी के आधार पर आगे कोई और जांच होगी? क्या इस नेटवर्क का हिस्सा रहे किसी और व्यक्ति को भी कानून के कटघरे में लाया जाएगा? तो कुल मिला के बात यह है कि फाइलें तो खुल गई हैं, लेकिन जवाब मिलने की जगह सवाल और भी गहरे हो गए हैं। ऐसा लगता है कि इस कहानी का ये अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि शायद अभी तो शुरू हुआ है।